चैप्टर 5 पॉलिटिकल साइंस चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। ये तीसरा वीडियो है इस वाले चैप्टर का। और बाकी अब तक जो हमने कहानी कवर करी थी पहले वो बताते हैं। देखो हमने इतनी कहानी कवर कर ली थी कि नेहरू जी की डेथ के बाद शास्त्री जी आए, फिर इंदिरा गांधी आई। आने के 1 साल के बाद ही उन्हें इलेक्शंस जो है कंटेस्ट करने थे। इलेक्शन का क्या क्या रिजल्ट रहा, क्यों क्यों रहा, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। अब आगे की कहानी करते हैं। अब तुम कहोगे कि यार चैप्टर का नाम था चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, तो आ तो गया पावर में कांग्रेस सिस्टम बस, और क्या क्या लेके मानोगे। लेकिन नहीं, अब जो है असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। जो तकड़े वाले सीन है वो यहाँ से शुरू होने हैं पिक्चर के। स्प्लिट इन द कांग्रेस सिस्टम, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से शुरू होंगे। देखो अब क्या था, हमने देखा था नॉन कांग्रेसिज्म की स्ट्रेटजी को अपनाते हुए कुछ बहुत ही होशियार पार्टीज ने खिचड़ी सी बनाकर कई सारी स्टेट्स में जीत तो हासिल कर ली थी। लेकिन क्या हुआ, जैसा कि मैंने बताया था कि इन्होंने ये जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स थी, कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी थी, इनकी आइडियोलॉजी वाइडियोलॉजी मिलती थी नहीं, आपस में इनके स्प्लिट हो जा रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ, पार्टी जो कोलिशन बना के आई थी वो सत्ता में आने के बावजूद भी वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई, सरवाइव नहीं कर पाई। और या तो उन्होंने मेजोरिटी हार दी या फिर मतलब तोड़ के जो उनके बेकार से ये बेकार से समझ रहे हो ना, जो उनके बेकार से बने थे कॉम्बिनेशंस उन्हें तोड़ के दोबारा से नए कॉम्बिनेशन बनाए, या फिर प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर दिया गया उन स्टेट्स में। प्रेसिडेंट रूल मैं बताती हूँ, प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। जब मतलब अलग से नॉलेज है, ये आर्टिकल 356 में है। हाँ 356 में है कि प्रेसिडेंट जो है, अगर उसे लगता है, अगर ऐसी सिचुएशन दिखती है किसी स्टेट में कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है उससे नहीं संभल रही, तुमसे ना हो पाएगा, वो वाली सीन हो रखी है वहाँ पे, तो वो क्या करता है, दोनों हाउसेस से जो है विदिन 2 मंथ अप्रूवल ले लेता है। और या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर स्टेट का गवर्नर जो है ये रिपोर्ट देता है कि स्टेट्स गवर्नमेंट से जो है वो नहीं संभल पाएगा, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो अपना रूल इम्पोज कर देता है, जिसकी वजह से वो जो स्टेट होती है वहाँ की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है और डायरेक्टली वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल हो जाता है वो हो जाता है, या फिर प्रेसिडेंट का रूल हो जाता है, या फिर उस टाइम पीरियड के लिए स्टेट का जो गवर्नर होता है वो वहाँ के सारे इंपॉर्टेंट फैसले लेता है अनटिल नेक्स्ट गवर्नमेंट उस स्टेट में आने तक। तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टी में आने, वो पावर में आने के बावजूद भी जो कॉलिशन गवर्नमेंट्स थी ये सरवाइव नहीं कर पाई। तो मेजर चैलेंज क्या था यार, सामने क्या है, मतलब 1967 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तो थी, मतलब पावर में आ गई थी, पर उसकी मेजोरिटी थोड़ी रिड्यूस हो गई थी। हाँ उतनी उसे सत्ता, उतनी उसे भारी मात्रा में वोट और सीट नहीं मिली थी, और कई सारे पॉलिटिकल स्टार वोट्स भी हार गए थे। अब क्या है, मेन जो प्रॉब्लम आई थी वो आई थी विद इन द पार्टी, यानी कांग्रेस सिस्टम के, कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हुई। बाहर के लोगों में इतनी ताकत नहीं थी उस टाइम पे। बाहर के लोगों में तुम देख रहे हो कि अपने बढ़िया कॉम्बिनेशंस बनाकर वो लोग जो है मतलब साथ में तो आए थे, लेकिन उतनी ही जल्दी उन्हें वापस भी जाना पड़ा। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया या फिर जो भी नए कॉम्बिनेशन बने। तो दिक्कत क्या थी, दिक्कत थी इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट का। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और एकदम फिल्मी टॉपिक कवर करने वाले हैं जो किसी फिल्म से कम नहीं है। अब मैं, तुम इंदिरा तो समझ रहे हो, नेहरू जी की बेटी, और 58 में प्रेसिडेंट रही थी और पता नहीं क्या क्या। तो इंदिरा गांधी को तो तुम जानते हो। सिंडिकेट क्या है, कोई नया बंदा था या क्या था? सिंडिकेट क्या था, सिंडिकेट में कांग्रेस पार्टी के जाने माने लीडर्स आते थे। जी हाँ, सिंडिकेट जो था कोई फॉर्मली इन्होंने अनाउंस नहीं किया था कि हम सिंडिकेट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंडिकेट जो था एक इनफॉर्मल नेम है जो दिया गया है उन कांग्रेस लीडर्स को जिनका नाम अभी मैं अगर लिखूंगी तो तुम लोग को याद भी आ जाएगा। तो ये जो थे सिंडिकेट में वो वाले लीडर्स थे जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे, जिनका दबदबा था, बहुत ही पावरफुल लीडर्स थे विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के जो स्टालवर्ड्स थे उनको बोला गया है सिंडिकेट। अब सिंडिकेट में कौन कौन लोग आते थे, सिंडिकेट में पता है वो लोग आते थे जो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, काफी टाइम से यहाँ पे थे, सीनियर थे। जैसे के कामराज, के कामराज तमिलनाडु के सीएम भी रह चुके थे, सीएम ऑफ तमिलनाडु रह चुके थे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे। इसके अलावा कुछ स्टेट में जो कुछ लीडर्स थे, जैसे एस के पाटिल फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे बोलते थे ना पहले मुंबई को, तो बॉम्बे बोलते थे। एस निजलिंगप्पा,
निर्जल से कुछ कुछ ये वर्ड करता है तो उससे याद कर सकते हैं। फ्रॉम मैसूर, मैसूर बोलते थे पहले कर्नाटका को, मैसूर पहले बोलते थे कर्नाटका को, वहां से थे। एन यानी नीलम संजीव रेड्डी, ये थे फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अतुल्य घोष, अतुल्य घोष, घोष जो बंगाली सरनेम है, वेस्ट बंगाल से थे ये। तो ये जो थे ये कुछ लीडर्स थे जो सिंडिकेट में आते थे और इनका नाम काफ़ी जाना माना था, पार्टी के अंदर काफ़ी इनकी इम्पोर्टेंट पोजीशन थी। और जिस टाइम पे देखो शास्त्री जी के और इंदिरा गांधी के दोनों के ही पावर में आने के पीछे सिंडिकेट का ही सपोर्ट था। जैसे मैंने बताया था ना कि के कामराज ने नेहरू जी की डेथ के बाद जो है ये सोचा और विचार विमर्श किया पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, वो पार्टी के लीडर्स के साथ कि किसको पावर में लाना। फिर उन्होंने सबने कंसेशंस के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी जो है उन्हें प्राइम मिनिस्टर की उपाधि में पेश किया। और इसके अलावा 2/3 सीट्स जीती थी, याद करो याद करो, मतलब विद इन द कांग्रेस जब वोटिंग हुई थी तब। तो इंदिरा गांधी को पावर में लाने में और लाल बहादुर शास्त्री जी को पावर में लाने में दोनों में ही सिंडिकेट का ही इम्पोर्टेंट रोल था। अब सीन क्या हुआ देखो, सिंडिकेट में थे सारे के सारे जो इन्फ्लुएंशियल लीडर थे और इन्होंने ही इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर की पद तक पहुंचाया था। अब इनका ये मानना था, ये जो लीडर्स थे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंदिरा गांधी इनकी एडवाइस पे चलेगी, क्योंकि वो तो नौसिखिया है, उसे तो एक्सपीरियंस नहीं है इतना। अभी उसे आए हुए कितना टाइम हुआ, 66 में वो आई थी, 67 में इलेक्शन हो गए। उसके बाद इनकी ये कामना थी कि कामराज और कामना देखो कितना मिलता, तो इनकी ये कामना थी कि इंदिरा गांधी इन पर डिपेंड रहे। लेकिन तुम लोग जैसे देखोगे, आगे भी देखोगे, इंदिरा गांधी जो थी बहुत ही तेज कह सकते हैं या कुछ अच्छा वर्ड यूज करते हैं, बहुत ही होशियार थी। वो क्या करती थी, उन्होंने पार्टी में आने के बाद, गवर्नमेंट बनाने के बाद उन्होंने अपनी पोजीशन को, सबसे पहले उन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहा और उन्होंने उन्हीं को चूज करती थी जो उनके ट्रस्टेड एडवाइजर्स जो थे फ्रॉम आउटसाइड द पार्टी, उनके ऊपर ज़्यादा रिलाय करती थी। और धीरे धीरे करके ना साइड में सटका दिया सिंडिकेट को, साइडलाइन कर दिया सिंडिकेट को, ठीक है। उनसे ये क्या बोलते हैं, विचार विमर्श करती थी, जिन पे भरोसा करती थी, और सिंडिकेट को धीरे धीरे से पतीले में से उतार दिया, वो वाला सीन कर दिया। तो इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। अब देखो इंदिरा गांधी के सामने ना दो चैलेंजेस थे। पहली चीज़ ये कि उसे सिंडिकेट से अपनी इंडिपेंडेंस बनानी थी, कि वो हर काम पे सिंडिकेट के ऊपर इंडिपेंडेंट तो रहेगी नहीं, तो एक तो उसे उससे इंडिपेंडेंट चाहिए थी। दूसरी चीज़ ये थी कि कांग्रेस बेशक 67 के इलेक्शन जीत गई थी, लेकिन मेजॉरिटी रिड्यूस हो गई थी, यानी कि कांग्रेस की जो पहले वाली पोजीशन थी वो नहीं थी, तो उनको उसकी तरफ भी काम करना था, वापस से वही पोजीशन लेने में। अब इंदिरा गांधी ने बहुत ही सीधी सीधी और बहुत ही बोल्ड स्ट्रेटजी अपनाई। देखो भाई, टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं। उन्होंने क्या किया, जो पावर की जो स्ट्रगल थी उसे आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में चेंज कर दिया, यानी ये जो सत्ता की जो लड़ाई थी इसे आइडियोलॉजी की लड़ाई में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारे मेजर्स लिए, बहुत सारे आड़े टेढ़े मेजर्स भी लिए, सब चीज़ें करी इन्होंने, ताकि पार्टी की जो वो है क्या बोलते हैं उसे, पोजीशन इंप्रूव। क्या मेजर्स लिए ऐसे क्या, तो देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसमें इन्होंने मतलब लेफ्ट ओरिएंटेशन को चूज़ किया गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने में। ये क्या होता है देखो, जब भी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे हम, तो हमेशा याद रखना, एक होती है लेफ्ट साइड आइडियोलॉजी, एक होती है राइट साइड आइडियोलॉजी। लेफ्ट साइड में वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो गरीबों के लिए हों, उनकी मदद करें, उनके अपलिफ्टमेंट में मदद करें। और राइट साइड के जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, फ्री कंपटीशन होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए। इस टाइप की जो मतलब जो थोड़ा प्रो कैपिटलिस्ट साइड है वो राइट विंग आइडियोलॉजी रखता है, और जो प्रो सोशलिस्ट साइड है वो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी रखता है। तो इन्होंने लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी रखते हुए कई सारी पॉलिसीज बनाई। उन्होंने क्या किया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की स्थापना करी, और उन्होंने मई 1967 में, फेब में इलेक्शन हुए थे ना, मई 1967 में इन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम निकाला। क्या निकाला, 10 पॉइंट प्रोग्राम निकाला मई 1967 में। इस प्रोग्राम में क्या क्या था वो देखते हैं। देखो, पहली चीज इस प्रोग्राम में ये थी कि बैंक्स को सोशल कंट्रोल करेंगे, यानी कि बैंक्स को नेशनलाइज करेंगे।
सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स। कि जो पता है उस टाइम पे क्या था कि आम आदमी जो था उसको ये भी नहीं पता था कि बैंक्स होते कैसे हैं, क्योंकि बैंक्स जो थे वो प्राइवेट ओनरशिप थी उनकी। वहाँ पर जो रिच पीपल थे वही अपने अकाउंट्स वगैरह रख पाते, उनकी सेविंग्स ही हो पाती थी वहाँ पे। तो इन्होंने बोला कि हम लोग पहले क्या करेंगे, सोशली कंट्रोल करेंगे बैंक्स को। दूसरी चीज, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस जो होता था उसको भी नेशनलाइज करेंगे। किसी भी चीज को नेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि उसको प्राइवेट ओनरशिप से गवर्नमेंट ओनरशिप में कन्वर्ट करना। तो गवर्नमेंट ओनरशिप होगी जनरल इंश्योरेंस की भी। इसके अलावा अर्बन प्रॉपर्टी की सीलिंग, सीलिंग का मतलब होता है लिमिट सेट कर देना, अर्बन प्रॉपर्टी की और इनकम की सीलिंग, कि कितनी लिमिट होगी, कितना कोई आदमी है जो है प्रॉपर्टी अपने पास रख सकता है, ये वो। इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, जो पीडीएस सिस्टम होता है ना, कि जो पुअर पीपल है उन तक भी अनाज पहुंच सके, इसलिए ये मेजर। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग करने की बात कही उन्होंने, और प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स टू रूरल पीपल, की जो रूरल पीपल है उन्हें भी, और रूरल पुअर जो है उन्हें भी घर की सुविधा मिल सके, ये वाली चीजें थी। तो देखो नाम याद रखना 10 पॉइंट प्रोग्राम, और इसके अंदर 5 पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट आ रहे हैं इसमें। ये जो 10 पॉइंट प्रोग्राम था दिया किसने था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की स्थापना जो इन्होंने मई 1967 में करी थी। इसके तहत ये निकले पहली चीज कि बैंक्स को सोशली कंट्रोल किया जाएगा, इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस को नेशनलाइज किया जाएगा, अर्बन प्रॉपर्टी और इनकम पे सीलिंग लगेगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा फूड ग्रेन्स का, और रूरल पुअर को हाउस राइट्स मिल सके, और लैंड रिफॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। ये वाली चीजें थी। अब सिंडिकेट के जो लीडर्स थे उन्होंने फॉर्मली इन चीजों को अप्रूव कर दिया था, लेकिन एक बहुत ही चालू पने वाली बात बताती हूँ, ये लोग रिजर्व थे इन सब चीज़ों से। जैसे होता है ना अर्बन प्रॉपर्टी पे सीलिंग और इस सब चीज़ों पे सीलिंग, तो इन सब चीज़ों, ये जो सारी चीज़ें थी पॉलिटिकल लीडर्स पे या फिर जो सिंडिकेट वाले लीडर्स पे उनको इस चीज़ से रिजर्व किया गया था। मतलब एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, जैसे मैं ये सारी पॉलिसीज निकालूँ और मेरी पार्टी में जो लीडर्स है वो फॉर्मली अप्रूव कर दे, लेकिन ये जो 10 पॉइंट प्रोग्राम है ये उन पर लागू नहीं होगा, ठीक है, ऐसी वाली चीज़। अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की। देखो इंदिरा गांधी जो अपनी अपनी तो चला ही रही थी, वो तो तुमने सीख लिया, लेकिन बातें कब बिगड़नी शुरू हुई, 1969 से बातें बिगड़नी शुरू हुई। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है, अब कहानी को ध्यान से सुनना। क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की और सिंडिकेट के बीच में जो लड़ाई सी चल रही थी, राइवलरी सी चल रही थी, एकदम खुले में आ गई 1969 में। क्यों आई? 1969 में जाकिर हुसैन जी जो देश के उस समय पे 69 में प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई तो प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो गई। अब क्या होएगा, इलेक्शन होएगा। प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है देश में, डायरेक्ट वोट तो होते हैं नहीं, जो दोनों हाउसेस के मेंबर है वो सब इलेक्शन करते हैं, और उस तरीके से प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है। अब क्या था, मिसेस गांधी जो थी उनका ये था, उन्होंने अलग कैंडिडेट को चुना, और जो सिंडिकेट के मेंबर्स थे उन्होंने अलग को। कैसे चुना अब वो देखते हैं। जब सीट खाली हुई तो मैं जो सिंडिकेट के मेंबर्स थे उन्होंने उस टाइम पे एन संजीव रेड्डी को आगे किया कि एन संजीव रेड्डी को हम लोग ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट बना के खड़ा करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो सिंडिकेट जो था उसने कही कि हम ऑफिशियली एन नीलम संजीव रेड्डी को खड़ा करेंगे अपनी तरफ से। किसकी तरफ से? कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए। अब इंदिरा गांधी ने कही यार ऐसे थोड़ी, इंदिरा गांधी कहाँ पीछे रहने वालों में से है। तो इंदिरा गांधी की तरफ से कौन था? इंदिरा गांधी की तरफ से थे वीवी गिरी। उन्होंने वीवी गिरी से कही कि यार तुम अपना नॉमिनेशन फाइल करो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यानी कांग्रेस पार्टी से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तुम अपना नॉमिनेशन फाइल करो। वीवी गिरी जी कौन थे, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वीवी गिरी अब आगे तो प्रेसिडेंट बनेंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगी। ये कांग्रेस के वर्कर थे और लेबर लीडर भी थे आंध्र प्रदेश के। इसके अलावा इंडियन हाई कमिश्नर रहे थे टू सेलन श्रीलंका को कहा जाता था पहले, ठीक है, और लेबर मिनिस्टर थे यूनियन कैबिनेट में।
लेबर मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट। इसके अलावा गवर्नर रह चुके थे यूपी के, केरला के, मैसूर, मैसूर कर्नाटक को कहते थे, मैसूर के ये गवर्नर रह चुके थे। और जिस टाइम की हम बात चल रही है, जिस टाइम की कहानी चल रही है, उस टाइम पे ये वाइस प्रेसिडेंट थे। उस टाइम पर ये वाइस प्रेसिडेंट थे। और जाकिर हुसैन जी की जब डेथ हुई तो ये होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट जो है उस टाइम के लिए नॉमिनल बेसिस पर प्रेसिडेंट की भूमिका निभाते हैं, तो ये ऐसे भूमिका निभा रहे थे। इसके बाद इन्होंने एज एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कंटेस्ट किए इलेक्शंस। और आगे क्या हुआ वो तो मैं बताती हूँ। अब क्या हुआ, सिंपल सी बात है, दोनों ने खड़े कर दिए। सिंडिकेट की तरफ से एन संजीव रेड्डी जो थे वो थे, और इंदिरा गांधी ने कहा कि वीवी गिरी तुम जो है एज एन इंडिपेंडेंट कंटेस्टेंट जो है खड़े हो जाओ। अब क्या हुआ, कांग्रेस में डिफरेंसेस कैसे आए कि जो कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, कांग्रेस के उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे, निजलिंगप्पा। एस निजलिंगप्पा, ये जो देखो इनमें सिंडिकेट में निजलिंगप्पा मैसूर से जो थे, उन्होंने ये कही सारे के सारे जो कांग्रेस के एमपी और एमएलए थे, एमपी और एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट, दोनों के मेंबर से उन्होंने ये कही कि आप लोगों को क्या करना है, संजीव रेड्डी के फेवर में वोट करना है। मैंने तुम्हें बताया कि प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे हो जाएगा, दोनों हाउसेस के मेंबर्स जो है वो वोट करेंगे। तो दोनों हाउसेस में जो भी कांग्रेस के लोग थे, जो भी कांग्रेस के मेंबर्स थे, उनसे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट यानी निजलिंगप्पा ने ये कहा कि आप लोगों को सबको एन संजीव रेड्डी को वोट करना है, जो कि पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट है। इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग जो थी रिक्विजिशन करवाई। रिक्विजिशन का मतलब होता है कि किसी क्या बोलते हैं, किसी बैठक को बुलाना कह सकते हैं, वो चीज़ इन्होंने करी। और इन्होंने ये बोला कि प्राइम मिनिस्टर जी ने, हमारी जो इंदिरा गांधी थी, इन्होंने ये बोला कि ऐसा है, आप करोगे कंसायंस वोट। कंसायंस वोट का मतलब क्या है, ये मत देखो कि आपकी पार्टी है या नहीं है, जिसको मन कर रहा है उसको वोट करो। यानी कांग्रेस वालों को इन्होंने बोला कि कांग्रेस के जितने भी एमपी और एमएलए है, होशियारी झाड़ने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, आप एकदम फ्री तरीके से वोट करो, जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से वोट करो। यानी दोनों में डिफरेंस था। देखो सिंडिकेट के जो लीडर थे, यानी जो एस निजलिंगप्पा थे, उनका ये कहना था कि तुम लोग वोट करना, जो हमने संजीव रेड्डी को खड़ा किया उसको वोट करना। लेकिन इंदिरा गांधी ये कह रही थी कि फ्री तरीके से वोट करना, किसी भी उसको पार्टी एलिजेंस को देखते हुए मत वोट करना। और इलेक्शन का अल्टीमेट रिजल्ट पता क्या हुआ, वीवी गिरी जीत गए, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गए, और संजीव रेड्डी हार गए, जो कि ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट थे। और इसी के साथ दोनों के बीच में, जो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में, अब तक क्या था कि छुप छुप के लड़ाई हो रही थी, बिल्कुल सामने थी, एकदम ओपन में आ गई थी इसके साथ। और इसी के साथ जब कांग्रेस के ऑफिशियल लीडर हार गए थे तो पार्टी का स्प्लिट हो गया। इसी के साथ पार्टी का स्प्लिट हो गया था, यानी कि कांग्रेस पार्टी अब जो है इस पॉइंट पे आके दो में बटी। अब क्या हुआ, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पार्टी से निकाल दिया कि तू हमारी पार्टी से निकल। अब इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी तो जो पार्टी है वो तो रियल कांग्रेस है भी नहीं, मेरे साथ जो है ग्रुप है वो रियल कांग्रेस है। और नवंबर 1969 में क्या हुआ, जो सिंडिकेट वाला ग्रुप था उन्होंने बोला अपने आप को सीओ कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप इन्वॉल्व था वो। और इंदिरा गांधी वाली साइड जो थी उसने आपको बोला कांग्रेस आर, कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट, यानी रियल, जो कांग्रेस का रियल पार्ट है वो तो हमारे साथ है। तो ये, और इन्हें ओल्ड कांग्रेस और न्यू कांग्रेस भी ऐसे भी कह देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन्होंने जो है ये बोला, और इंदिरा गांधी ने इसे किस तरह की शक्ल दी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला इसको इस तरह की शक्ल दी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक जो है वैसा दल है जो सोशलिस्ट है, और एक ऐसा है जो कंजर्वेटिव है। इन्होंने बताया कि ये लोग जो है ना सिंडिकेट वाले, ये है कंजर्वेटिव, यानी ये पुराने तरीकों से चलने वाले और फ्री सोच को ना रहने देने वाले इस टाइप के इंसान है, और हम लोग जो है हम लोग सोशलिस्ट है। इसके अलावा इन्होंने इस तरह की भी शक्ल दी कि एक जो है वो प्रो पुअर है और एक प्रो रिच है। प्रो का मतलब होता है प्रो ब्रो, ऐसे नहीं, प्रो का मतलब होता है फॉर, यानी एक ग्रुप जो है वो फॉर पुअर है यानी हम है, और ये जो है ये फॉर रिच है। तो इस तरह की इन्होंने शक्ल दी। अच्छा, उस टाइम पे एक बहुत ही बढ़िया सी सीन तुम्हें बताती हूँ। एक चीज़ और हुई थी उस टाइम पे 69 में,
69 में एक चीज और हुई थी, और एक चीज क्या, आई थिंक दो हुई होंगी, हाँ दो हुई। देखो पहली चीज क्या हुई कि जिस टाइम पे चल रहा था 1969 में 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, बैंक्स को नेशनलाइज किया, और इसके जेआरडी टाटा जो थे उस टाइम पे उसका विरोध भी किया था। तो इन्होंने क्या स्टेप उठाया था कि 14 जो बैंक्स थे, जो बिग और पॉपुलर बैंक्स थे, उनको इन्होंने नेशनलाइज किया था। जो उस टाइम के लीडिंग बैंक्स चल रहे थे उनको नेशनलाइज किया गया, यानी प्राइवेट ओनरशिप से वो गवर्नमेंट के ओनरशिप में आ गए थे। इसके अलावा अबोलिशन ऑफ प्राइवेपर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनना प्राइवेपर्स क्या होता है। प्राइवेपर्स क्या था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे दो तरह के मतलब एरियाज थे, जो ब्रिटिश के गवर्नमेंट थी तो उसके अंदर दो तरह के एरियाज थे, एक थी प्रोविंसेस, एक थी प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस वो थी जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी, वहां पर उन्हीं का शासन एडमिनिस्ट्रेशन था। प्रिंसली स्टेट्स जो थी जो इनडायरेक्टली थी, यानी यहाँ पर राजा महाराजा जो थे वो रूल करते थे, बदले में वो ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी या फिर ब्रिटिश की सुप्रीमेसी को मान रहे थे, और उनको एक पर्टिकुलर रिवेन्यू इस तरीके से दे रहे थे, मतलब राजी थे। ठीक है, तो जब देश आज़ाद हुआ तो क्वेश्चन आया, जो ब्रिटिश की प्रोविंसेस थी वो सीधे सीधे हमारे साथ एड ऑन हो गई, इंडिया के साथ हो गई एड ऑन, और बाकी जो बंटवारा हुआ था उसमें पाकिस्तान और इंडिया में हो गई। सीन जो था, जो क्वेश्चन मार्क वाला सीन था, वो बना प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर कि प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा। तो उनके सामने ये चॉइस थी, या तो आप इंडिपेंडेंट रह लो, या फिर आप इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाओ, या फिर आप पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो जाओ। अब सोचो उस टाइम पे 565 के अराउंड प्रिंसली स्टेट्स थी, और अगर वो ये कह देते कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हैं, तो सोचो देश हमारा इंडिया जो है वो रहता कैसा रहता, वो ऐसा रहता। और सोचो उसके अंदर ही छोटे छोटे देश निकल के आ रहे हैं, मतलब पूरा हमारा देश और उसके अंदर इतने सारे और इंडिपेंडेंट देश। तो ये चीज़ क्या थी, कंट्री की यूनिटी के साथ नहीं थी। तो उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे और बाकी जो लीडर्स थे, उस टाइम पे हमारी प्राइमरी कंसर्न ये थी कि हम लोग किसी भी तरीके से देश की यूनिटी को नहीं टूटने दे सकते हैं। ठीक है, हमें इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना है, तो उसी के लिए प्राइवेट पर्स का जुगाड़ निकाला गया, जुगाड़ ही कहेंगे इसे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के पास जाके जो है गवर्नमेंट ने बोला, आप हमारे साथ ज्वाइन करो, हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन करो, जिसके तहत आप यूनियन ऑफ इंडिया में ज्वाइन हो जाओगे। बदले में हम क्या करेंगे, आपकी जो प्रिंसली स्टेट है उसके एरिया के हिसाब से, और वो जितना रिवेन्यू जनरेट कर सकती है उस कैपेसिटी के हिसाब से हम आपको सालाना मुआवजा देते रहेंगे, हम आपको एक क्या बोलते हैं, एक तरीके से पेंशन प्रोवाइड करते रहेंगे, जो आपके जैसे अगर आपके राज्य की इतनी क्या नाम है फलाना ढिमकाना रिवेन्यू पैदा कर सकते, तो उसका 1/4 हिस्सा जो है गवर्नमेंट देगी। और मतलब हर जो प्रिंसली स्टेट थी उसके एरिया, उसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, उसकी वैसी जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस के हिसाब से थी। जैसे अगर आज के डेट में मैं तुम्हें बताऊं, ये कुछ भी बुक में नहीं है, बता रही हूँ सिर्फ। तो जैसे हैदराबाद की बात करो तो बहुत तकड़ी प्रिंसली स्टेट थी उस टाइम पे, 18 लाख का उनको मिलता था मुआवजा। और आज की डेट में शायद 18, आज की डेट में भी 18 लाख बहुत है यार, और उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा। और ऐसी सिंधिया परिवार जो था उनको भी मिलता था काफ़ी सारा, और ऐसी जयपुर बहुत तकड़ी थी, उनको 20 लाख मिलते थे, जन कितने मिलते थे। तो ऐसी हर स्टेट का जो अपने हिसाब, वो हर प्रिंसली स्टेट का अपने हिसाब से मिलता, तो उसे बोलते थे प्रीवी पर्स। समझ रहे हो, ये थी प्रीवी पर्स की कहानी जो मैंने तुम्हें बताई। और प्रीवी पर्स जो था वो अबॉलिश कर दिया 1969 में। तो ये एक बहुत ही तकड़ा स्टेप था उस टाइम पे, क्योंकि देखो प्रीवी पर्स जब अबॉलिश कर दिया तो इंदिरा गांधी ने कहा, मतलब नेहरू जी जो थे वो टाइम टाइम पर नाराजगी जताते थे कि प्रीवी पर्स जो है उसकी पॉलिसी सही नहीं है, और नेहरू जी जो है उनको डिससेटिस्फेक्शन थी इस चीज़ से। अब इंदिरा गांधी ने ये कहा कि गवर्नमेंट अगर इसको नहीं अबॉलिश करेगी तो ये गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ की तरह है कि यार कंट्री की सिचुएशन वैसी खराब हो रखी है, और उसके ऊपर से हम प्रीवी बर्स भी देते रहे, इतना इतना लाख रुपया हम इन पे बहाते रहे, तो फिर तो हो लिया काम। तो इंदिरा गांधी ने ये तर्क दिया, हालांकि ये एक पॉलिटिकल मूव कहा जाता है, समझ रहे हो, लेकिन इन्होंने ऐसा रीज़न बताया था, और कहीं ना कहीं सही भी है, ठीक ठाक है। लेकिन मोरारजी देसाई जो थे, कहानी रिवाइंड करो, मोरारजी देसाई जो बिल्कुल शुरू में उनका नाम आया था कि उनमें और इंदिरा गांधी में पीएम का कंपटीशन था। इस टाइम पे जिस टाइम पे इन्होंने 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया है, और
और प्रिवी पर्स को अबॉलिश किया। उस टाइम पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई और फाइनेंस मिनिस्टर थे। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, इनको जो है मोरारजी देसाई को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये जो प्राइवेट पर्स अबॉलिश करने की, यानी जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे प्रिंसली स्टेट्स को, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और देसाई जी ने गवर्नमेंट छोड़ दी। समझ गए? उन्होंने ये कहा कि ये जो मूव है मोरली ये रॉन्ग है। यानी कि पहले तो हमने कह दिया ठीक है, पता है, और मैं तुम्हें बताती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में भी, जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में भी साफ साफ लिखा हुआ था, बकायदा इस चीज़ को मेंशन किया गया था। क्योंकि प्रिंसली स्टेट वाले कह रहे हैं कि तुम आज कह रहे हो कल तुम कह दो हमने तो ऐसे कुछ भी नहीं कही थी, तो तुम लोग मेंशन करो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया था कि प्रीवी पर्स जो है दिया जाएगा। तो मोरारजी देसाई जो थे उनका कहना था कि मोरली ये रॉन्ग है और ब्रीच ऑफ फेथ होगा, यानी प्रिंसेस के साथ जो हमारा विश्वास है, विश्वासघात होएगा। तो ऐसा कहते हुए उन्होंने गवर्नमेंट को जो है लीव कर दिया था। लेकिन मैंने तो बताया ना कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ लिखी हुई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या नाम है, इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट कर दी थी और उसके तहत फिर उन्होंने अपना कर लिया था। अब मैं तुम्हें आगे का सीन बताती हूँ, ठीक है? ये प्रीवी पर्स की कहानी ज़्यादा लंबी हो गई। 69 में सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में फाइनली स्प्लिट हो गया। कांग्रेस ओ यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस आर कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट बन गई थी। 69 में ही 14 बैंक्स नेशनलाइज किए गए थे, 14 में और 69 में ही प्रीवी पर्स अबॉलिश किया गया था, ठीक है? अब इसके बाद क्या हुआ कि एक छोटा सा पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट ने, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 70 में 1970 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की कोशिश की थी, लेकिन राज्यसभा में ये नहीं हो पाया था, पास नहीं हो पाया था। और इसके बाद इन्होंने 71 में तो इलेक्शन जीत ही लिए थे, पब्लिक सपोर्ट जीत लिया था, वो एक अलग कहानी है। और मतलब प्रीवी पर्स के संदर्भ में बता रही हूँ, प्रीवी पर्स का एक पॉइंट रह गया कि प्रीवी पर्स को अबॉलिश करने के लिए इन्होंने जो अमेंडमेंट लानी चाहिए थी वो एक वोट से रही थी, शायद एक वोट से रह गई थी, राज्यसभा में नहीं हो पाई थी। बाद में जब ये इलेक्शन जीत गई, इन्होंने बिल्कुल मेजोरिटी स्थापित कर ली, तब इन्होंने फिर वो पास कर ही दिया था। तो फाइनल अबोलिशन जो थी, मतलब 69 में अबोलिशन की बात कही गई थी, लेकिन अमेंडमेंट होते होते टाइम लग गया था, ये कहना चाह रही थी मैं। तो अब आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।